तो दोस्तों फाइनली मुफासा द लायन किंग, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये रिलीज़ कर दी गई है हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मुफासा द लायन किंग जेफ नाथनसन द्वारा लिखित पटकथा से बैरी जेंकिंस द्वारा निर्देशित 2024 की अमेरिकी संगीतमय ड्रामा फिल्म है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म फोटोरियलिस्टिक रूप से एनिमेटेड है और द लायन किंग 2019 के प्रीक्वल और सीक्वल दोनों के रूप में काम करती है, जो इसी नाम की 1994 की एनिमेटेड फिल्म का रीमेक है। 4 सेठ रोजन, बिली आइचन, डोनाल्ड ग्लोवर, बेयोंसे नोल्स कार्टर और जॉन कानी ने रीमेक से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। नए कलाकारों में आरोन पियरे, केल्विन हैरिसन जूनियर, टिफनी बून, मैड्स मिकेलसेन, थांडीवे न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज और ब्लू आइवी कार्टर अपनी फीचर फिल्म डेब्यू में शामिल हैं। 5 सितंबर 2020 में द लायन किंग के प्रीक्वल पर काम की पुष्टि हुई, जिसमें जेंकिंस निर्देशन के लिए जुड़े और नेथनसन ने स्क्रिप्ट का एक मसौदा तैयार किया। अगस्त 2021 में पियरे और हैरिसन जूनियर को वॉइस कास्ट के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद सितंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच आगे की कास्टिंग की गई। फिल्म की आधिकारिक घोषणा तब की गई जब सितंबर 2022 में 2022 D23 एक्सपो घोषणा में इसके आधिकारिक शीर्षक का खुलासा किया गया। 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई 2023 में फिल्म का निर्माण धीमा हो गया। यह फिल्म जेम्स अर्ल जोन्स को समर्पित है, जिन्होंने 1994 की फिल्म और रीमेक में मुफासा की आवाज़ दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले उनकी मृत्यु हो गई और जिनकी आवाज़ शुरुआती शीर्षकों के दौरान संक्षेप में सुनी जाती है। 6-7 मुफासा द लायन किंग का प्रीमियर 9 दिसंबर 2024 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और इसे 20 दिसंबर 2024 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 8 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने $122 मिलियन से अधिक की कमाई की। कथानक सिम्बा के प्राइड रॉक का राजा बनने के कुछ समय बाद उसके और नाला के पास क्यारा नाम की एक मादा शावक है और वे एक और शावक की उम्मीद करते हैं। वे एक नखलिस्तान की यात्रा पर निकलते हैं जहां नाला जन्म देगी, जबकि सिम्बा टिमन और पुम्बा को क्यारा की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। राफिकी जल्द ही उनसे मिलने जाती है और अपने दादा मुफासा और उसके विश्वासघाती छोटे भाई स्कार के बारे में कहानी साझा करने का फैसला करती है, जिसमें टिमन और पुम्बा बीच बीच में रंगीन टिप्पणी करते हैं। बहुत पहले मुफासा का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें वह और उसके माता पिता मासेगो और आफिया शामिल थे, जो माइले नामक एक पौराणिक भूमि के बारे में उपदेश देते थे। बाढ़ आती है और मुफासा का डर उसे आफिया से मिलने से रोकता है। वह बह जाता है जहां उसकी मुलाकात ताका नामक एक शाही शावक से होती है, जो उसे मगरमच्छों से बचाता है, जबकि ताका की मां रानी एशे हस्तक्षेप करती है। एशे अनिच्छा से मुफासा को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन ताका के पिता राजा ओबासी एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ताका को जमीन पर गिरा देते हैं। मुफासा का दावा है कि वह अपने गौरव की सेवा कर सकता है और अपनी गति साबित करने के लिए ताका के साथ दौड़ता है। थकावट के कारण मुफासा पीछे रह जाता है, लेकिन ताका हार मान लेता है ताकि मुफासा का गौरव में स्वागत किया जा सके। जैसे जैसे मुफासा और टाका बड़े होते हैं, वे एक मजबूत भाईचारे का बंधन बनाते हैं। जब एशे मुफासा को शिकार करना सिखाती है, तो जमीन पर 2 सफेद शेर हमला करते हैं, जो मुफासा और एशे पर हमला करते हैं, लेकिन मुफासा एक को मार देता है जबकि दूसरा भाग जाता है। टाका हमला देखता है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाता है। बचे हुए शेर कीरोस को वापस रिपोर्ट करता है, जो आउटसाइडर्स नामक सफेद शेरों के झुंड का नेता है, जिसमें उनके सफेद फर के लिए निर्वासित शेर और मुफासा द्वारा मारे गए शेर का पिता शामिल है। कीरोस और उसकी बहनें अक्वा और अमारा बदला लेने की कसम खाते हैं। आउटसाइडर्स मुफासा और टाका का पीछा करने से पहले ओबासी, एशे और उनके कबीले को मार देते हैं, जो एक नदी में भाग जाते हैं। जैसे ही मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं, उनका सामना एक आवारा शेरनी साराबी, उसके हॉर्नबिल दोस्त जाजू और एक छोटे राफिकी से होता है। राफिकी उन्हें बताता है
कि वह एक नया घर खोजने के लिए मायले जा रहा है और समूह वहां उसका पीछा करता है। टाका के मन में साराबी के लिए रोमांटिक भावनाएं हैं, लेकिन आउटसाइडर्स उनका पीछा करते हैं। साराबी मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके हाथियों की भगदड़ मचाती है ताकि आउटसाइडर्स का ध्यान भटक जाए, जिससे समूह बच निकलता है। वह गिर जाती है और घायल हो जाती है, जिससे मुफासा को उसे बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वह ठीक हो रही साराबी से दावा करता है कि टाका ने उसे बचाया था। समूह स्वस्थ होने के लिए बर्फीले पहाड़ में छिप जाता है। साराबी मुफासा को बताती है कि वह जानती है कि उसने उसे बचाया है और वे जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। यह सब चुपके से देखते हुए ईर्ष्यालु टाका कीरोस और उसके अभिमान से मिलता है और कीरोस को मुफासा से उसके बेटे की मौत का बदला लेने का प्रस्ताव देता है। अगले दिन समूह माइलेले पहुंचता है, जो एक हराभरा नखलिस्तान है, जहां टाका चुपके से बाहरी लोगों के लिए निशान छोड़ता है। बाहरी लोगों के हमला करने से पहले राफिकी मुफासा को अपना भाई बताता है। कीरोस से लड़ते समय मुफासा को टाका के विश्वासघात का पता चलता है। इसके बावजूद मुफासा बाहरी लोगों से लड़ने के लिए जमीन के जानवरों को इकट्ठा करता है। कीरोस मुफासा को एक गुफा में ले जाने पर मजबूर करता है। अपने भाई को थका हुआ देखकर और यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, पश्चाताप से भरा टाका हस्तक्षेप करता है और संघर्ष के दौरान कीरोस टाका की आंख पर अपना पंजा मार देता है, जिससे एक निशान बन जाता है। राफिकी एक गुफा को ढहा देता है, जिसके परिणामस्वरूप गुफा में बाढ़ आ जाती है। अक्वा और अमारा गुफा के घने में मारे जाते हैं क्योंकि वे साराबी और आखिरी जिंदा शेरों को मारने की कोशिश करते हैं। निडर कीरोस मुफासा को डुबोने का प्रयास करता है। बाढ़ कम हो जाती है और मुफासा और साराबी गुफा से बाहर निकलते हैं, जबकि जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। राफिकी इस जोड़े को राजा और रानी कहते हैं। मुफासा जल्द ही आफिया से फिर से मिल जाता है, जो उसे बताती है कि मासेगो पिछली बार में मर गया था। मुफासा टाका से उसके विश्वासघात के बारे में पूछता है और सहनशीलता दिखाता है, लेकिन माफी नहीं देता क्योंकि वह टाका को केवल स्कार के नाम से पुकारने की कसम खाता है। मुफासा फिर नवगठित प्राइड रॉक पर जाता है और विजयी होकर दहाड़ता है। वर्तमान में वापस कियारा प्राइड रॉक के ऊपर दहाड़ती है क्योंकि उसके दादा की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही है। वह और उसके दोस्त जल्द ही सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं और अपने नवजात छोटे भाई से मिलते हैं। जनवरी 2018 में जेंकिंस को चैडविक बोसमैन को थ्रिलर फिल्म एक्सपैट्रिएट में निर्देशित करने के लिए जोड़ा गया था, जो 1970 के दशक के विमान अपहरण के इर्दगिर्द सेट थी। बोसमैन ने अपने लेखन साथी लोगन कोल्स के साथ मिलकर पटकथा लिखी थी। चवन बोसमैन की मृत्यु के बाद भी फिल्म अधूरी है। विरुंगा फिल्म जून 2020 में डेडलाइन ने घोषणा की कि जेंकिंस लियोनार्डो डिकैप्रियो और नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री विरुंगा पर फीचर रूपांतरण लिखेंगे। सच्ची कहानी अफ्रीका के सबसे कीमती राष्ट्रीय उद्यान और इसके लुप्तप्राय गोरिल्लाओं को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले रेंजरों की है। 55 एल्विन एली बायोपिक डेडलाइन ने यह भी बताया कि जेंकिंस को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कोरियोग्राफरों में से एक एल्विन एली के जीवन पर आधारित फॉक्स सर्चलाइट की फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। द निक सीजन 3 सितंबर 2020 में स्टीवन सोडरबर्ग ने पुष्टि की कि जेंकिंस के नेतृत्व में द निक का एक नया सीजन विकास में था। 56 कलात्मकता जेंकिंस का सिनेमेटोग्राफर जेम्स लैक्सटन के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम सेट पर होते हैं वह एक साझा भाषा है, कल्पना के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। सेट पर जेंकिंस ने कहा कि उनका लक्ष्य अभिनेताओं की जरूरतों और उपलब्ध समय के बारे में विचारशील रहते हुए अपने पिछले विचार विमर्श को यथासंभव शामिल करना है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सटीक और अंतरंग बताया है। हमेशा सेट पर यह सोचता रहता हूं कि मैं और क्या कर सकता हूं। उनकी शैली में पात्रों की भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देने का उल्लेख किया गया है। 57 आरोन पेरे ने जेंकिंस को एक नेता के प्रतीक के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा था, हर कोई समर्थित महसूस कर रहा था। 58 जेंकिंस ने जेम्स बाल्डविन को एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। 60 वह अपने रोमांटिक पार्टनर और साथी फिल्म निर्माता लुलु वांग को उन्हें प्रेरित करने का श्रेय देते हैं। रचनात्मक अभ्यास में कठोरता जोड़ते हैं। 11
मॉर्गन जेंकिंस ने कहा कि जेंकिंस, जो अपने द्वारा अनुकूलित किए जा रहे ग्रंथों को फिर से पढ़ते हैं, न केवल एक फिल्म निर्माता हैं, बल्कि एक पुस्तक प्रेमी भी हैं जो ऐतिहासिक और समकालीन दोनों स्रोतों से जानकारी लेते हैं। 10 अधिक गहन कथानक और विषयों के बावजूद पालन पोषण, दोस्ती और अश्वेत पुरुषत्व पर चर्चा करते हुए, विशेष रूप से यौन अभिविन्यास के संबंध में, जेंकिंस ने मूनलाइट में मेडिसिन फॉर मेलांचोली के उदास रंग पैलेट को उलटने का निर्णय लिया। वह चाहते थे कि दर्शक डूब जाएं और पात्रों के आसपास कोमलता हो। एक इच्छा उनके पहलू अनुपात 2:35 के चुनाव में भी परिलक्षित होती है। 13-27 फिल्म के 3 अलग-अलग अध्यायों में से प्रत्येक में विशिष्ट दृश्य हैं। सामान्य दृश्य फिल्म के विषयों को रेखांकित करते हैं और कहानी को ऊंचा करने का इरादा रखते हैं। 26 दृश्य उनकी कहानी कहने का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वे दृश्य रूप से एक कहानी का अनुवाद कैसे कर सकते हैं। 10 मूनलाइट के विभिन्न तत्व समय का प्रतिनिधित्व करते। 13-61 मूनलाइट, इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक और द अंडरग्राउंड रेलरोड, जेंकिंस की दृष्टि में एक विषयगत त्रय है जो बचपन के परित्याग की खोज करती है, जिसमें उनकी अपनी भावनाएं भी शामिल हैं। मूनलाइट उनके बचपन के अनुभव को दर्शाती है, जैसा कि उन्होंने इसे जिया था, जबकि इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक ने कई बार उनके वांछित परिवार को प्रदर्शित किया। व्हाइटहेड के उपन्यास ने उन्हें परित्याग की अपनी भावनाओं को समझने में मदद की और उन्होंने परिवार के अलगाव को कहानी के एक प्रमुख पहलू के रूप में पहचाना। 5-8 जेंकिंस ने अपने काम में पात्रों के साथ सहानुभूति रखने की प्रवृत्ति व्यक्त की है। 46 एडेल रोमांस्की ने मेडिसिन फॉर मेलांचोली, मूनलाइट, इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक को एक टेम्पलेट पर बदलाव के रूप में पहचाना, एक प्रेम कहानी। 6 जेंकिंस, अश्वेत पहचान, मेडिसिन फॉर मेलांचोली और मूनलाइट दोनों में जेंकिंस ने आत्मनिरीक्षण को अश्वेत पहचान पर अटकलों के साथ जोड़ा है। मूनलाइट और इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक अफ्रीकी अमेरिकी जीवन पर कठिन लेकिन कोमल चिंतन है। 13-62 गोमर ने जेंकिंस को काले स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के इतिहास के साथ जोड़ा, जो स्वयं कालेपन की श्रेणी पर सवाल उठाते हैं। 33 जेंकिंस ने कहा है कि फिल्म के शिल्प और औपचारिकता के अपने गंभीर विचार के बीच वह अपने व्यक्तिगत अनुभव, अमेरिका में एक युवा अश्वेत व्यक्ति होने का क्या एहसास होता है, को स्पष्ट करना चाहते हैं। उनकी धारणा माई जोसेफिन में स्पष्ट है और मूनलाइट में होने का अनुमान है। पूर्व के बारे में कहते हुए यह सच में काम कर गया। मैंने सोचा, यह वही है जो मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों में करने जा रहा हूँ। 13-14 बी मूनलाइट के साथ जेंकिंस ने समकालीन अश्वेत जीवन की प्रसिद्ध छवियों और कहानियों को क्वीर पहचान के साथ जोड़ा और अंतर्संबंधी प्रकृति को श्वेत दर्शकों के लिए नहीं बल्कि अश्वेत समुदायों के लिए अधिक सुपाठ्य बनाया। 64-65 मूनलाइट में श्वेतता कम हो गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अश्वेत पुरुषत्व और सामान्य अश्वेत पहचान की पारंपरिक हॉलीवुड समझ को चुनौती देती है, जो अश्वेत कामुकता और पुरुषत्व के एक स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करती है। 66-67 सी अंडरग्राउंड रेलरोड भी इसी तरह अलग हो जाती है। जेंकिंस दासों को पूरी तरह से गुणी के रूप में चित्रित करने से बचने का विकल्प चुनता है। जेंकिंस ने खुद को गोमर द्वारा न्यू ब्लैक हॉलीवुड कहे जाने वाले से अलग किया है। 33-68 अंडरग्राउंड रेलरोड की रिलीज के बाद फेलिक्स ने लिखा कि जेंकिंस काले लोगों को खुद की आंखों में देखने में मदद करने के लिए चौथी दीवार तोड़ रहे हैं। उन्होंने इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक के बदले हुए अंत को अपने ज्यादातर काले दर्शकों को एक सुखद अंत या कम से कम एक खुशहाल अंत देने के प्रयास के रूप में देखा। 11 जेंकिंस ने अपने दर्शकों के बारे में विचार व्यक्त किया है, इस तरह के दृष्टिकोण को फिल्म की महंगी प्रकृति का एक उपोत्पाद मानते हुए, हालांकि वह ऐसे निर्णय लेने की इच्छा नहीं रखते हैं जो दर्शकों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हैं। 69 व्यक्तिगत जीवन, जेंकिंस ने 2018 में फिल्म निर्माता लुलु वांग को डेट करना शुरू किया। 70 दिसंबर 2024 में उन्होंने एक निजी समारोह में शादी कर ली। 71 फिल्मोग्राफी, पतली परत, मुफासा,
द लायन किंग का विश्व प्रीमियर लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 9 दिसंबर 2024 को हुआ, 36, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया। 8. इसे पहले 5 जुलाई 2024 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण इसकी वर्तमान तिथि में देरी हो गई। 20-21 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मुफासा द लायन किंग को सोनिक द हेजहोग 3 के साथ रिलीज किया गया था और मूल रूप से इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,100 सिनेमाघरों से लगभग $50 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 2. अपने पहले दिन $13.3 मिलियन, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $3.3 मिलियन सहित बनाने के बाद सप्ताहांत का अनुमान घटाकर 36-38 मिलियन कर दिया गया। 37. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 154 आलोचकों की 57% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, बैरी जेंकिंस का निपुण हाथ और लिन-मैनुअल मिरांडा का संगीत मुफासा में जीवन के चक्र को पूरा करने की दिशा में कुछ हद तक आगे बढ़ता है, लेकिन यह भावपूर्ण कहानी अपनी अवैयक्तिक, फोटोरियलिस्टिक एनिमेशन शैली के कारण खराब है। 38. मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 48 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 39. सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जो इसके पूर्ववर्ती द्वारा अर्जित A से कम है। 37. थॉट्स। हंस जिमर द्वारा मूल द लायन किंग थीम द लायन किंग 2019 फिल्म में दर्शाया गया है। जेंकिंस ने 2016 के ड्रामा मूनलाइट, जो 8 वर्षों में उनकी पहली फीचर फिल्म थी, का निर्देशन और सहलेखन टेरेल एल्विन मैकक्रेनी के साथ किया। 4. यह मैकक्रेनी के नाटक इन मूनलाइट ब्लैक बॉयज लुक ब्लू का रूपांतरण है। दोनों लेखकों के जीवन ने कहानी को प्रभावित किया। दोनों ने अपना बचपन मियामी, फ्लोरिडा में निकटता में बिताया था, हालांकि एक दूसरे को जाने बिना। जबकि जेंकिंस ने मुख्य पात्र चिरोन को खुद को प्रतिबिंबित किया। 7. 22. उन्होंने विषमलैंगिक होने के कारण मैकक्रेनी के नाटक को अनुकूलित करने के बारे में कुछ आरक्षण और संदेह रखे थे, हालांकि उनकी साझा विशेषताओं और मैकक्रेनी के जेंकिंस पर भरोसे ने उन्हें प्रोत्साहित किया। 10. जेंकिंस की पटकथा, जिसे उन्होंने 10 दिनों में लिखा था, नाओमी हैरिस द्वारा वर्णित फिल्मांकन बहुत कम बजट का था। यह बहुत ही अंतरंग फिल्म निर्माण सहयोगात्मक था। 13. 24. इसका प्रीमियर सितंबर 2016 में टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 25. 26. फिल्म विद्वान राहुल हामिद के अनुसार यह 2016 की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक थी, जो सभी प्रमुख शीर्ष 10 सूचियों में शामिल थी। 27. वह वर्ष का ब्रेकआउट बन गया, कैमुंगने फेलिक्स ने कहा। 11. फिल्म ने दर्जनों पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 28 और 89वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार शामिल है। 29. जेंकिंस और मैकक्रेनी ने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा भी जीती। कुल मिलाकर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 8 ऑस्कर नामांकन मिले। 30. ऐतिहासिक के रूप में वर्णित अमेरिकी अध्ययन के विद्वान जस्टिन गोमर ने कहा कि यह जीतने वाली अब तक की सबसे नस्लीय रूप से महत्वपूर्ण फिल्म है। इसने ऑस्कर की समग्र श्वेतता को प्रभावित किया। 31, 32, 33 मानवविज्ञानी एलिजाबेथ डेविस ने कहा कि मूनलाइट और इसी तरह की फिल्मों की प्रशंसा कालेपन की सामाजिक और संस्थागत मान्यता और अनुमोदन में वृद्धि दर्शाती है। 35, 2017 वर्तमान आगे की परियोजनाएं। 2017 में जेंकिंस ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला डियर व्हाइट पीपल के 5वें एपिसोड का निर्देशन किया, जिसे मूनलाइट पर उनके काम के कारण चुना गया था। शो के अन्य निर्देशकों के अनुरूप जेंकिंस का काम एक समग्र दृश्य ढांचे द्वारा निर्देशित था, हालांकि उन्हें विशिष्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 36, 2013 में उसी वर्ष उन्होंने मूनलाइट लिखी। जेंकिंस ने जेम्स बाल्डविन के उपन्यास इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक का फिल्म रूपांतरण लिखा था। 37, अक्टूबर 2017 में अन्नपूर्णा पिक्चर्स
पेस्टल और प्लान बी के साथ उत्पादन शुरू हुआ। 38 जेंकिंस ने बाल्डविन की संपत्ति के साथ मिलकर काम किया और उन्हें हस्तलिखित नोट्स दिए गए थे कि वह फिल्म संस्करण के लिए कैसे संपर्क करते। एक धीमी गति से एपिफेनी जेंकिंस ने नोट्स पढ़ने का वर्णन कैसे किया। 41 यह फिल्म दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। इसने कई पुरस्कार जीते, जिसमें रेजिना किंग के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल है। जेंकिंस को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव ने जेंकिंस को द अंडरग्राउंड रेलरोड के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मूनलाइट की सफलता के बाद नए रास्ते खुल गए। 5 अपने पिछले टेलीविजन काम की सहायता से जेंकिंस ने कोल्सन व्हाइटहेड के उपन्यास द अंडरग्राउंड रेलरोड के 2021 टेलीविजन सीरीज रूपांतरण का निर्देशन किया। यह सीरीज जेंकिंस के लिए एक जुनूनी प्रोजेक्ट है। इसे अमेजन स्टूडियो द्वारा शुरू किया गया था और बाद में जून 2018 में सीरीज के लिए आदेश दिया गया। जेंकिंस के मूनलाइट के लिए मजबूत ऑस्कर के बाद द अंडरग्राउंड रेलरोड के मुख्य कलाकारों में कोरा के रूप में थुसो मबेडू, होमर के रूप में चेस डब्ल्यू डिलन और सीजर के रूप में आरोन पियरे शामिल हैं। 43 विभिन्न कलाकारों के एक समूह को एक साथ लाते हुए जेंकिंस और कास्टिंग डायरेक्टर फ्रांसिन मैसलर ने कोरा की भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में एक अभिनेता की तलाश की और उन लोगों की तलाश की जो तब अनदेखे थे। 44 श्रृंखला का निर्माण गहराई से व्यक्तिगत था। जेंकिंस ने एक बार ऑनसेट चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन प्राप्त किया था। 46 यह उनके करियर की सबसे कठिन परियोजना साबित हुई, फिर भी उन्हें अपने पुश्तैनी अतीत से गहरा लगाव महसूस हुआ। 45 शो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। यह बीबीसी की 21वीं सदी के महानतम टीवी शो की 2021 की सूची में सबसे हालिया प्रविष्टि थी। 48 2024 में उन्होंने बॉक्सर क्लेरेसा शील्ड्स के जीवन पर आधारित एक पटकथा लिखी जिसका शीर्षक द फायर इनसाइड था। 49 और मुफासा द लायन किंग का निर्देशन किया, जो डिज्नी की द लायन किंग के सीजीआई रीमेक का प्रीक्वल है, जो मुख्य रूप से मुफासा की वयस्क उत्पत्ति से संबंधित है। 50 हाल ही में उनकी पेस्टल प्रोडक्शन कंपनी ने HBO मैक्स और A24 के साथ फर्स्ट लुक डील साइन की। 51 2023 में उन्हें 2023 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म पुरस्कार जूरी के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए स्लेट किया गया था। 52 अधूरी परियोजनाएं शीर्षकहीन समय यात्रा फिल्म 2016 में एक साक्षात्कार में जेंकिंस ने खुलासा किया कि मेडिसिन फॉर मेलांचोली के बाद उन्होंने स्टीवी वंडर और समय यात्रा के बारे में एक उन्मादी वाला महाकाव्य लिखा और विकसित किया, जिसमें हालेम में एक रहस्यमय हवेली और जादुई स्पेस-टाइम बदलने वाले गुणों वाला एक विंटेज मूग सिंथेसाइजर शामिल था। जेंकिंस फोकस फीचर्स के साथ फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन यह कभी सफल नहीं हुई। 4 पोर्ट्रेट ऑफ एन एडिक्ट एज ए यंग मैन फिल्म मेडिसिन फॉर मेलांचोली के बाद जेंकिंस ने बिल क्लेग के 2010 के संस्मरण पोर्ट्रेट ऑफ एन एडिक्ट एज ए यंग मैन का एक पटकथा रूपांतरण भी लिखा। 4 द इंट्यूशनिस्ट फिल्म द अंडरग्राउंड रेलरोड पर अपने काम से कई साल पहले जेंकिंस ने द इंट्यूशनिस्ट को अनुकूलित करने की कोशिश की थी, जो उसी लेखक कोल्सन व्हाइटहेड का पहला उपन्यास था। 46 बैरी जेंकिंस जन्म 19 नवंबर 1979 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। लघु फिल्म माई जोसेफिन 2003 के साथ फिल्म निर्माण में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म मेडिसिन फॉर मेलांचोली 2008 का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन मिला। वह एक रचनात्मक सहयोगी के रूप में द चॉपस्टार्स कलेक्टिव के सदस्य भी हैं। फीचर फिल्म निर्माण से 8 साल के अंतराल के बाद जेंकिंस ने एलजीबीटी थीम वाले स्वतंत्र ड्रामा मूनलाइट 2016 का निर्देशन और सहलेखन किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं जीतीं। जेंकिंस को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर नामांकन मिला और उन्होंने टेरेल एल्विन मैकक्रेनी के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। वह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाले चौथे अश्वेत व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर विजेता का निर्देशन करने वाले दूसरे अश्वेत व्यक्ति बने।
उन्होंने 2018 में अपनी तीसरी निर्देशित फीचर इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक को आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया। उन्हें टेलीविजन में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। जेंकिंस ने 2017 में नेटफ्लिक्स सीरीज डियर व्हाइट पीपल के चैप्टर वी का निर्देशन किया। 2021 में उन्होंने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित अमेज़न वीडियो लिमिटेड सीरीज द अंडरग्राउंड रेलरोड का निर्माण और निर्देशन किया और लिमिटेड सीरीज या मूवी के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त किया और पीबॉडी अवार्ड जीता। 2017 में जेंकिंस को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 2. प्रारंभिक जीवन। जेंकिंस का जन्म 1979 में फ्लोरिडा के मियामी के जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में हुआ था। 3. वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिनमें से प्रत्येक के पिता अलग अलग थे। 4. जब उनकी मां जेंकिंस के साथ गर्भवती थीं, तब उनके पिता उनसे अलग हो गए। उनका मानना था कि वे जेंकिंस के पिता नहीं हैं। जब जेंकिंस 12 वर्ष की थीं, तब उनकी मृत्यु हो गई। 4. जेंकिंस को बाद के जीवन में अभी भी पता नहीं है कि मेरा असली पिता कौन है। 5. मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक गलती थी, उन्होंने बाद में कहा था। 6. उनकी मां, जो एक नर्स थीं, क्रैक कोकीन की लत से पीड़ित थीं। 5. 7. और एक किशोर भगोड़ा थीं, जिनके बारे में जेंकिंस ने कहा है कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। 8. 5. जेंकिंस मियामी के एक पड़ोस लिबर्टी सिटी में पले बढ़े और मुख्य रूप से एक अन्य बड़ी महिला, जिन्होंने किशोरावस्था में उनकी मां की देखभाल भी की थी, द्वारा एक भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट में उनका पालनपोषण किया गया। मेरा पालनपोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया जो मेरा खून का रिश्तेदार हो, और फिर भी मैं अपने खून के रिश्तेदारों को पड़ोस में चारों ओर देख सकता था क्योंकि चीजें बहुत बहुत खराब थीं। 4. 10. एक किशोर के रूप में जेंकिंस मियामी नॉर्थवेस्टर्न सीनियर हाई स्कूल के दोस्तों के साथ रहता था, जहां वह फुटबॉल खेलता था और ट्रैक दौड़ता था। 3. 6. जेंकिंस ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स (FSU) में फिल्म का अध्ययन किया। 3. जहां उन्होंने अपने कई भावी सहयोगियों से मुलाकात की, जिनमें सिनेमेटोग्राफर जेम्स लैक्सटन, निर्माता एडेल रोमांस्की और संपादक नेट सैंडर्स और जोई मैकमिलन शामिल थे। 12. वहां अध्ययन करने का उनका निर्णय एक प्रारंभिक यात्रा से प्रेरित था। मैंने सोचा, यह अमेरिका की सबसे काली जगह है, मुझे यहां रहना है। 6. अपने तकनीकी कौशल के मामले में अपर्याप्त महसूस करते हुए जेंकिंस ने उन्हें विकसित करने के लिए 1 साल की छुट्टी ले ली। 13. जेंकिंस ने कार्यक्रम की शुरुआत में आत्मविश्वास की सामान्य कमी महसूस की, जो जेंकिंस के लिए सहज तरीके से शुरू हुई। अपने व्यक्तिगत गलतफहमियों को हल करने के लिए अपने सहपाठियों की प्रेरणाओं से अलग होकर उन्होंने विदेशी आर्ट हाउस सिनेमा और वोंग कार्वाई, क्लेयर डेनिस, हो शाओसियन और लिन रामसे जैसे निर्देशकों की ओर देखा। 14. फ्लोरिडा स्टेट में रहते हुए जेंकिंस अल्फा फी अल्फा 15 बिरादरी के सदस्य बन गए। FSU से स्नातक होने के 4 दिन बाद वह फिल्म निर्माण के करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने 2 साल तक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया। 3. हार्पो प्रोडक्शंस के लिए काम करने के बाद उनका हॉलीवुड फिल्म निर्माण से मोहभंग हो गया, एक ऐसा अनुभव जो फिल्म का अध्ययन करने के उनके समय के विपरीत था। यह दर्शाता है कि स्कूल में फिल्म निर्माण मेरे लिए अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी। 14. आजीविका 2000 से 2010 प्रारंभिक कार्य 2009 में नॉर्थवेस्ट फिल्म फोरम में मेडिसिन फॉर मेलांचोली विषय पर प्रश्नोत्तर सत्र में जेंकिंस की पहली फिल्म 2001 में आई उनकी लघु फिल्म माई जोसेफिन थी, जो 11 सितंबर के हमलों के बाद एक युवा अरबी भाषी व्यक्ति के रोमांटिक जीवन पर आधारित है। 11. इससे पहले वह अपनी नस्लीय और वर्गीय पहचान के कारण सफलता की संभावनाओं पर चिंतित थे, लेकिन माई जोसेफिन ने प्रदर्शित किया कि मैं खुद को किसी और की तरह निपुण बनाने के लिए काम कर सकता हूं। 16. इसके बाद उन्होंने लिटिल ब्राउन बॉय में अपने साथियों की मौत के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाए जा रहे काले बच्चों की खोज की। 11. बाद में उन्होंने मेडिसिन फॉर मेलांचोली के साथ इसका अनुसरण किया। 11. यह फिल्म, जिसे मम्बलकोर दृश्य से जोड़ा गया है, में वाइट सेनाक और ट्रेसी हिगिंस है। 17. 18.
अफ्रीकी अमेरिकियों को प्रदर्शित करने वाली कम बजट की मम्बलकोर फिल्मों की कमी के कारण प्रेरणा मिली। जेंकिंस ने याद किया कि फिल्म उस जगह का प्रतिनिधित्व करती है जहां मैं शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से दोनों था। 13-19 आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त, फिल्म ने 2009 और 2010 में प्रमुख शहरों में नामांकन, समीक्षा, छोटे पुरस्कार और सीमित रिलीज वितरण के अपने हिस्से को प्राप्त करने वाले त्योहारों के सामान्य दौरे से गुजरा। 4-20 मेडिसिन फॉर मेलांचोली के बाद जेंकिंस ने कई स्क्रिप्ट लिखीं, फोकस फीचर्स के लिए एक टाइम ट्रैवल महाकाव्य और इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक का रूपांतरण और बिल क्लेग का एक संस्मरण। 4-21-22 बाद में उन्होंने एक बढ़ी के रूप में काम किया और एक विज्ञापन कंपनी स्ट्राइक एनीवेयर की सहस्थापना की। 2011 में उन्होंने रेमिग्रेशन लिखा और निर्देशित किया, जो कि जेंट्रिफिकेशन के बारे में एक विज्ञापनफाई लघु फिल्म है। जेंकिंस HBO के द लेफ्टओवर के लिए एक लेखक बन गए, जिसके बारे में उन्होंने कहा है, मुझे ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। 2012 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिस्ट्स फेलोशिप अनुदान मिला। 23 इस समयावधि के दौरान उन्होंने माना कि वह एक व्यक्ति और एक कलाकार दोनों के रूप में परिपक्व हो गए। 2016 चांदनी। जेफरी डी नाथनसन एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नाथनसन का जन्म कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में हुआ था। उन्होंने 1983 से 1985 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में अंग्रेजी प्रमुख के रूप में भाग लिया। 2-3 यूसी सांता बारबरा में रहते हुए उन्होंने स्कूल के समाचार पत्र डेली नेक्सस पर काम किया और कहा है कि यूसी सांता बारबरा में उन्होंने जो पाठ्यक्रम लिए उनसे उन्हें पटकथा लेखक बनने की इच्छा हुई। 2-4 बाद में उन्होंने 1 वर्ष के लिए AFI कंजर्वेटरी में पटकथा लेखन कार्यक्रम में दाखिला लिया। 3-5 आजीविका। वह रश ओवर सीक्वल रश ओवर 2 और रश ओवर 3, कैच मी इफ यू कैन, द टर्मिनल और द लास्ट शॉट में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जॉर्ज लुकास के साथ इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल 2008 फिल्म के लिए एक कहानी का मसौदा लिखा था। फिल्म का निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया था। उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स 2017 की पटकथा लिखी, जिस पर उन्हें सहक्रेडिट द्वारा एक कहानी भी मिली, बाद में टेरी रोसियो के साथ। 6-7 उन्होंने जॉन फेवरयू द्वारा निर्देशित डिज्नी के लिए द लायन किंग के 2019 लाइव एक्शन रीमेक की पटकथा लिखी। 8 उन्हें बैरी जेंकिंस द्वारा निर्देशित इसके 2024 प्रीक्वल मुफासा द लायन किंग को लिखने की भी घोषणा की गई है। 3 अक्टूबर 2017 को यह बताया गया कि नैथनसन प्लेबॉय के संस्थापक ह्यूग हेफन के जीवन पर आधारित ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित एक जीवनी फिल्म की पटकथा लिखेंगे, जिसे अकादमी पुरस्कार विजेता जेरेड लेटो द्वारा चित्रित किया जाएगा। 10 हालांकि फिल्म को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था और पुष्टि की गई थी कि नवंबर में रैटनर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सामने आने के बाद लेटो प्लेबॉय के संस्थापक को चित्रित नहीं करेंगे। 11 सम्मान और पुरस्कार। नाथनसन को कैच मी इफ यू कैन में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 12 फिल्म लेखक क्रेडिट। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1995 बेहतर या बदतर के लिए जेसन अलेक्जेंडर कार्यकारी निर्माता भी। 1997 स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल जॉन डे बोन्ट। 2001 रश ओवर 2 ब्रेट रैटनर। 2002 अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो स्टीवन स्पीलबर्ग। 2004 अंतिम स्टेशन, आखिरी शॉट वह स्वयं। 2007 व्यस्त घंटे 3 ब्रेट रैटनर। 2008 इंडियाना जोन्स और क्रिस्टल खोपड़ी का साम्राज्य स्टीवन स्पीलबर्ग केवल कहानी, जॉर्ज लुकास और डेविड कोएब के साथ सहलिखित। न्यूयॉर्क, तुमसे प्यार करता हूँ ब्रेट रैटनर। आरोन स्टोन पियरे, जन्म 7 जून 1994, एक अंग्रेजी अभिनेता है। लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण के बाद पियरे को साइंस फिक्शन सीरीज क्रिप्टन 2018 से 2019 में देवेम के रूप में उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली। उसके बाद से उन्होंने पीरियड ड्रामा मिनिस्ट्रीज द अंडरग्राउंड रेलरोड 2021 और थ्रिलर फिल्मों ओल्ड 2021 और रेबेल रिज 2024 में अभिनय किया है। इसके अलावा 2024 में
उन्होंने मिनिस्ट्री जीनियस में मैल्कम एक्स को चित्रित किया और मुफासा द लायन किंग में मुफासा को आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। पियरे का जन्म 7 जून 1994 को ग्रेटर लंदन के क्रॉयडन में हुआ था। 2 वह जमैका, कुराकाउन और सिएरा लियोनियन वंश का है। 3 उन्होंने एक बच्चे के रूप में एथलेटिक्स और स्प्रिंटिंग में भाग लिया और किशोरावस्था में अभिनय में रुचि विकसित की। 4 क्षेत्र बदलने के बाद वे क्रॉयडन यंग पीपल्स थिएटर क्रिप्ट में शामिल हो गए। 5-6 उन्होंने टोरंटो और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण लेने से पहले लुईसहम कॉलेज 7 में परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री ली। 8 और 2016 में स्नातक किया। 9 आजीविका। पियरे BBC वन सीरीज द ए वर्ड के 2 एपिसोड में दिखाई दिए और स्काई अटलांटिक सीरीज ब्रिटानिया की सीरीज 1 में रोमन सैनिक एंटोनियस की भूमिका निभाई। 10 2018 में उन्होंने सिफी सीरीज क्रिप्टन में देवयम के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 11 12 13 उसी वर्ष पियरे ने शेक्सपियर के ग्लोब में ओथेलो में कैसियो के रूप में अभिनय किया। 14 15 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें इयान चार्ल्सन पुरस्कार प्रशंसा मिली। उन्होंने थिएटर रॉयल स्ट्रैटफोर्ड ईस्ट में किंग हेडली टू के 2019 के प्रोडक्शन में लेनी हेनरी के साथ किंग की भूमिका निभाई। 16 अमेरिकी निर्देशक बैरी जेंकिंस ने पियरे को ओथेलो में देखा और उसके बाद उन्हें एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें अपनी नई सीरीज के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया। पियरे ने मई 2021 में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई द अंडरग्राउंड रेलरोड में सीजर की भूमिका निभाई। 17-18 जुलाई 2021 में पियरे एम. नाइट श्यामलन की फिल्म ओल्ड में मिडसाइज्ड सेडान ब्रेंडन के रूप में दिखाई दिए। 19-20 अगस्त 2021 में यह बताया गया कि पियरे एक लायन किंग फिल्म में बैरी जेंकिंस के साथ एक युवा मुफासा के रूप में फिर से काम करेंगे। 21 अक्टूबर 2021 में जॉन बोयेगा के पारिवारिक कारणों से पद छोड़ने के बाद 22 पियरे ने जेरेमी सॉल्नियर की फिल्म रिबेल रिज में अभिनय किया जो 2024 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। 2021 में उन्होंने इयान रीड के इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण फो में अभिनय किया। 23 फरवरी 2022 में पियरे आगामी सुपरहीरो फिल्म ब्लेड के कलाकारों में शामिल हो गए जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट है और 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। 24 लेकिन स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन के परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक परियोजना से मुक्त कर दिया गया। 25 उन्होंने फिल्म ब्रदर में फ्रांसिस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए 2023 में 11वें कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स में एक फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन जीता। 26 अक्टूबर 2024 में पियरे को डीसी स्टूडियो की लालटेन टेलीविजन श्रृंखला में जॉन स्टीवर्ट बटा ग्रीन लालटेन के रूप में चुना गया। 27 फिल्मोग्राफी वह फिल्म या शो जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2021 पुराना मध्यम आकार की सेडान बटा ब्रेंडन 28 2022 भाई फ्रांसिस 2023 शत्रु टेरेंस 2024 विद्रोही रिज टेरी रिचमंड मुफासा द लायन किंग मुफासा आवाज टेलीविजन बेयोंस के नाना नानी लुमिस अल्बर्ट बेयंसे और एग्नेस डेरेन ओडिलिया ब्रूसार्ड और यूजीन डेरोइन की बेटी। 25 फ्रेंच बोलने वाले लुइसियाना क्रेओल्स थे जिनकी जड़ें न्यू इबेरिया में थीं। 26 25 27 वह एकादियन मिलिशिया अधिकारी जोसेफ ब्रूसार्ड की वंशज हैं जिन्हें एकादियों के निष्कासन के बाद फ्रेंच लुइसियाना में निर्वासित कर दिया गया था, और फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी और अबेनाकी प्रमुख जीन विंसेंट डिअबाडी बैरन डी सेंट कास्टिन की वंशज हैं। 21 28 उनके पास अतिरिक्त ब्रेटन विरासत है। बेयोंस की चौथी परदादी मैरी फ्रांको स्ट्राहन का जन्म 1774 में बांगोर में हुआ था जो बेले आइल फ्रांस में स्थित है। ट्राहन एकादियन की बेटी थी जिसने एकादियन निष्कासन के बाद बेले आइल पर शरण ली थी। ब्रिटनी के एस्टेट्स ने बेले आइल की भूमि को 78 अन्य एकादियन परिवारों और पहले से बसे निवासियों के बीच वितरित करने के लिए विभाजित किया था। ट्राहन परिवार लुइसियाना में प्रवास करने से पहले 10 साल से अधिक समय तक बेले आइल पर रहा जहां उसने ब्रूसार्ड वंशज से शादी की। 29 बेयोंसे ने अपने वंश पर शोध किया और पाया कि वह एक गुलाम मालिक की वंशज है जिसने अपनी गुलाम से शादी की थी। 30 उसकी माँ भी दूर के आयरिश और यहूदी वंश की है। 31
32, 33, 26 बेयोंसे का भी है एनॉट प्रांत, वालोनिया से बेल्जियम वंश है और वह बेल्जियम के फ्रॉयचैपल के पूर्व मेयर से संबंधित है। 34, 35 बेयोंसे का पालन पोषण कई धार्मिक परंपराओं के साथ हुआ। उन्होंने ह्यूस्टन में सेंट जॉन्स यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के साथ साथ सेंट मैरी ऑफ द प्यूरिफिकेशन कैथोलिक चर्च में भी भाग लिया। 36, 37, 38 वह ह्यूस्टन में सेंट मैरी कैथोलिक मोंटेसरी स्कूल गईं और वहां नृत्य कक्षाओं में दाखिला लिया। 39 उनकी गायन क्षमता का पता तब चला जब नृत्य प्रशिक्षक डार्लेट जॉनसन ने एक गीत गुनगुनाना शुरू किया और बेयोंसे ने इसे पूरा किया, जो उच्च स्वर वाले नोट्स को मारने में सक्षम था। 40 7 साल की उम्र में स्कूल टैलेंट शो जीतने के बाद संगीत और प्रदर्शन में बेयोंसे की रुचि जारी रही। उन्होंने 15/16 साल के बच्चों को मात देने के लिए जॉन लेनन की इमेजिन गाई। 41, 42, 43 उन्होंने हाई स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स 44 और बाद में एलीफ एल्सिक हाई स्कूल में भी पढ़ाई की। 20, 45 बेयोंसे सेंट जॉन्स यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में गायक मंडली की सदस्य भी थीं, जहां उन्होंने अपना पहला एकल गायन किया और 2 साल तक एकल कलाकार रहीं। 37, 46 आजीविका कैरियर की शुरुआत जब बेयोंसे 8 साल की थी, तब उसकी मुलाकात एक ऑलगल एंटरटेनमेंट ग्रुप के ऑडिशन में लाताविया रॉबर्टसन से हुई। 47 उन्हें 3 अन्य लड़कियों के साथ गर्ल्स टाइम नामक एक समूह में रखा गया और ह्यूस्टन में टैलेंट शो सर्किट पर रैप और नृत्य किया। 48 समूह को देखने के बाद R&B निर्माता अर्ने फ्रेजर उन्हें अपने उत्तरी कैलिफोर्निया स्टूडियो में ले आए और उन्हें उस समय राष्ट्रीय टीवी पर सबसे बड़े टैलेंट शो स्टार सर्च में रखा। गर्ल्स टाइम जीतने में नाकाम रही और बाद में बेयोंसे ने कहा कि उन्होंने जो गाना गाया वह अच्छा नहीं था। 49, 50 1995 में बेयोंसे के पिता मैथ्यू ने समूह का प्रबंधन करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 51 इस कदम से परिवार की आय आधी हो गई और बेयोंसे के माता पिता को अपना घर और कार बेचने और अलग अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 20, 52 मैथ्यू ने मूल लाइनअप को 4 तक घटा दिया और समूह ने अन्य स्थापित R&B गर्ल ग्रुप के लिए ओपनिंग एक्ट के रूप में प्रदर्शन करना जारी रखा। 47 लड़कियों ने रिकॉर्ड लेबल से पहले ऑडिशन दिया और अंत में इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी पहली रिकॉर्डिंग पर काम करने के लिए कुछ समय के लिए अटलांटा रिकॉर्ड्स में चले गए, केवल कंपनी द्वारा काट दिए जाने के लिए। 20 इसने परिवार पर और दबाव डाला और बेयोंसे के माता पिता अलग हो गए। 5 अक्टूबर 1995 को ड्वेन विगिंस के ग्रास रूट्स एंटरटेनमेंट ने समूह पर हस्ताक्षर किए। 1996 में लड़कियों ने सोनी म्यूजिक के साथ एक समझौते के तहत अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करना शुरू किया। नोल्स परिवार फिर से एकजुट हो गया और जल्द ही समूह को कोलंबिया टैलेंट स्काउट टेरेसा लाबरबेरा व्हाइट्स की सहायता से कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ एक अनुबंध मिला। 41 1997 से 2002 डेस्टिनीज चाइल्ड मुख्य लेख डेस्टिनीज चाइल्ड बेयोंसे बीच में डेस्टिनीज चाइल्ड के अंतिम लाइनअप में 2005 के डेस्टिनी फुलफिल्ड एंड लविन इट कॉन्सर्ट टूर के दौरान प्रदर्शन करते हुए समूह ने अपना नाम 1996 में यशायाह की पुस्तक के एक अंश के आधार पर डेस्टिनीज चाइल्ड में बदल दिया। 53 1997 में डेस्टिनीज चाइल्ड ने 1997 की फिल्म मैन इन ब्लैक के साउंड ट्रैक पर अपना प्रमुख लेबल डेब्यू गीत किलिंग टाइम जारी किया। 50 नवंबर में समूह ने अपना पहला एकल और पहला प्रमुख हिट नो 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 जारी किया। उन्होंने फरवरी 1998 में अपना स्वशीर्षक पहला एल्बम जारी किया, जिसने समूह को संगीत उद्योग में एक व्यवहार्य कलाकार के रूप में स्थापित किया। 47 समूह ने 1999 में अपना मल्टीप्लेटिनम दूसरा एल्बम द राइटिंग ऑन द वॉल जारी किया। रिकॉर्ड में बिल्स 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 समूह का पहला नंबर 1 एकल जंपिन और से माई नेम जैसे गाने शामिल हैं। से माई नेम ने 43वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में गायन के साथ युगल या समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ R&B गीत जीता। 47 द राइटिंग ऑन द वॉल की दुनिया भर में 8 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। 49
इस दौरान बेयोंसे ने 1999 की फिल्म द बेस्ट मैन के साउंड ट्रैक के लिए आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन गीत पर बॉयज टू मेन के एक मूल सदस्य मार्क नेल्सन के साथ एक युगल गीत रिकॉर्ड किया। साथ ही वेज टू गेट कट ऑफ कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथी जोजो रॉबिन्सन के साथ सहयोग किया, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। 55 बेयोंसे गिजेल नोल्स कार्टर बटा BINSE बटा बीनसे 6 जन्म 4 सितंबर 1981 7 एक अमेरिकी गायिका, गीतकार, अभिनेत्री और व्यवसायी हैं। संगीत के इतिहास में प्रभावशाली सांस्कृतिक हस्तियों 8 अपनी गायन क्षमता लाइव प्रदर्शन लोकप्रिय संगीत की ध्वनि को बदल दिया है। उनका काम अब तक के सबसे महान कामों में से एक माना जाता है। 9 एक बच्चे के रूप में बेयोंसे ने विभिन्न गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने 1990 के दशक के अंत में शुरुआत की और डेस्टिनीज चाइल्ड के सदस्य के रूप में प्रसिद्धि पाई, जो अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला गर्ल ग्रुप है। उनका पहला एकल एल्बम डेंजरसली इन लव 2003 21वीं सदी के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से एक बन गया और US बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 सिंगल्स क्रेजी इन लव और बेबी बॉय को जन्म दिया। बेयोंसे की व्यावसायिक सफलता एल्बम बीडे 2006, आई एम साशा फियर्स 2008 और 4 2011 के साथ जारी रही, जिनमें से सभी में इर्रेप्लेसेबल, चेक ऑन इट, सिंगल लेडीज, पुट अ रिंग ऑन इट, इफ आई वेयर ए बॉय, हेलो, रन द वर्ल्ड, गर्ल्स और लव ऑन टॉप जैसे हिट सिंगल्स शामिल थे। उन्होंने अभिनय में भी कदम रखा और ड्रीम गर्ल्स 2006, कैडिलैक रिकॉर्ड्स 2008 और ऑब्सेस्ड 2009 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। बेयोंसे का करियर अपनी खुद की प्रबंधन कंपनी पार्कवुड एंटरटेनमेंट बनाने के बाद बदल गया। प्रशंसित अवधारणा एल्बमों के माध्यम से मोनोकल्चरल इवेंट्स का निर्माण किया। 10 उन्होंने बेयोंसे 2013 और लेमोनेड 2016 में व्यक्तिगत और सामाजिक राजनीतिक विषयों की खोज की, जिन्हें आश्चर्य एल्बम और दृश्य एल्बम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पूर्व ने शुक्रवार को ग्लोबल रिलीज डे के रूप में प्रेरित किया, जबकि बाद वाला दुनिया भर में 2016 का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। उनकी चल रही त्रयी परियोजना, जिसमें वर्तमान में क्वीर प्रेरित डांस एल्बम रेनेसा 2022 और अमेरिकी महाकाव्य काउबॉय कार्टर 2024 शामिल हैं, ने अमेरिकी संगीत और सांस्कृतिक इतिहास में अश्वेत अग्रदूतों के योगदान को उजागर किया है। बेयोंसे अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली संगीत कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने दुनिया भर में 200 मिलियन रिकॉर्ड बेचे हैं, जिससे वे इतिहास में सबसे अधिक प्रमाणित महिला कलाकार बन गई हैं। 11, 12, 13 उनकी प्रशंसाओं में किसी भी कलाकार की तुलना में सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार, 32 नाक इमेज पुरस्कार, 25 बेट पुरस्कार, 32 और सोल ट्रेन म्यूजिक पुरस्कार, 25 शामिल हैं। बिलबोर्ड ने उन्हें 21वीं सदी की सबसे बड़ी पॉप स्टार का दर्जा दिया और रोलिंग स्टोन ने उन्हें अब तक की सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में शामिल किया। 14, 15 उन्हें 2000 और 2010 दोनों के लिए बार-बार दशक की कलाकार का नाम दिया गया। 16 वह एकमात्र महिला कलाकार हैं जिन्होंने अपने सभी 8 एकल एल्बमों को US बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर डेब्यू किया है, और वह 4 अलग-अलग दशकों समूह उपलब्धियों सहित में नए बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 हिट जारी करने वाली एकमात्र कलाकार हैं। 17 वह लोकप्रिय संस्कृति के भीतर एक सर्वव्यापी व्यक्ति हैं और उन्होंने विभिन्न अन्य कलाकारों को प्रभावित किया है। प्रारंभिक जीवन। बेयोंसे गिजेल नोल्स का जन्म 4 सितंबर 1981 को टेक्सास के ह्यूस्टन में पार्क प्लाजा अस्पताल में हुआ था। 18 उनके पिता टीना नोल्स नी बेयोंसे एक हेयरड्रेसर और सैलून मालिक और मैथ्यू नोल्स एक जेरोक्स सेल्स मैनेजर हैं। 19 टीना लुइसियाना क्रियोल हैं और मैथ्यू अफ्रीकी अमेरिकी हैं। 20, 21, 22, 23 बेयोंसे की छोटी बहन सोलेंज नोल्स भी एक गायिका और डेस्टिनीज चाइल्ड की पूर्व बैकअप डांसर हैं। सोलेंज और बेयोंसे पहली बहनें हैं जिनके दोनों एकल एल्बम नंबर 1 रहे हैं। 24 2006 में उनकी पहली अभिनय भूमिका कॉमेडी फिल्म द पिंक पैंथर में स्टीव मार्टिन के साथ थी। 97 जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $158.8 मिलियन की कमाई की। 98
उनकी दूसरी फिल्म ड्रीम गर्ल्स 1981 ब्रॉडवे म्यूजिकल 99 का फिल्मी संस्करण जो कि द सुप्रीम्स पर आधारित थी, को आलोचकों से प्रशंसा मिली और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $154 मिलियन की कमाई की। 100, 101, 102 इसमें उन्होंने जेनिफर हडसन, जेमी फॉक्स और एडी मर्फी के साथ अभिनय किया और डायना रॉस पर आधारित एक पॉप गायिका की भूमिका निभाई। 103 फिल्म को बढ़ावा देने के लिए बेयोंसे ने साउंडट्रैक एल्बम से मुख्य एकल के रूप में लिसन जारी किया। 104 अप्रैल 2007 में बेयोंसे ने अपने पहले विश्वव्यापी कॉन्सर्ट टूर द बेयोंसे एक्सपीरियंस की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 97 स्थानों का दौरा किया, 105 और $24 मिलियन से अधिक की कमाई की। बेयोंसे ने सेंट जॉन्स और अमेरिका के सेकंड हार्वेस्ट में अपने पादरी के साथ मिलकर 6 प्रमुख पड़ावों के दौरान प्री कॉन्सर्ट खाद्यदान अभियान चलाया। उसी समय बीडे को 5 अतिरिक्त गानों के साथ फिर से रिलीज किया गया, जिसमें शकीरा के साथ उनका युगल गीत ब्यूटीफुल लायर भी शामिल था। 107 2008 से 2012 IM साशा फियर्स और 4 एक महिला भीड़ की ओर देखती हुई खड़ी है। IM टूर के दौरान प्रदर्शन करती बेयोंसे। IM साशा फियर्स नवंबर 2008 में रिलीज हुई और इसने बेयोंस के दूसरे व्यक्तित्व साशा फियर्स को औपचारिक रूप से पेश किया। 108 इसे आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। 109 लेकिन इसके पहले सप्ताह में इसकी 4,82,000 प्रतियां बिकीं, बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर पहुंच गई और बेयोंस को अमेरिका में लगातार तीसरा नंबर 1 एल्बम दिया। 110 इस एल्बम में उनका चौथा यूके नंबर 1 एकल इफ आई वेयर ए बॉय और उनका 5वां US नंबर 1 गीत सिंगल लेडीज पुट अ रिंग ऑन इट शामिल था। 111 हेलो ने उनके करियर में सबसे लंबे समय तक चलने वाला हॉट 100 एकल बनने की उपलब्धि हासिल की। 112 अमेरिका में हेलो की सफलता ने बेयोंस को 2000 के दशक के दौरान किसी भी अन्य महिला की तुलना में सूची में अधिक शीर्ष 10 एकल प्राप्त करने में मदद की। 113 टोरंटो स्टार के अनुसार सिंगल लेडीज के संगीत वीडियो की दुनिया भर में पैरोडी और नकल की गई है, जिसने इंटरनेट युग का पहला बड़ा डांस क्रेज पैदा किया। 114 2009 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में वीडियो ने वीडियो ऑफ द ईयर सहित 3 श्रेणियों में जीत हासिल की। 115 मार्च 2009 में बेयोंसे ने IM टूर शुरू किया, जो उनका दूसरा प्रमुख विश्वव्यापी कॉन्सर्ट टूर था, जिसमें 108 शो शामिल थे, जिसने $119.5 मिलियन की कमाई की। 116 बेयोंसे ने अपने अभिनय करियर को और आगे बढ़ाया। 2008 की संगीतमय बायोपिक कैडिलैक रिकॉर्ड्स में ब्लूज गायिका एटा जेम्स की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा मिली। 117 और उन्होंने जेम्स के अपने चित्रण के लिए कई नामांकन प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड नामांकन और उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड नामांकन शामिल है। 118 119 बेयोंसे ने फिल्म से अपना पूरा वेतन फीनिक्स हाउस को दान कर दिया, जो देश भर के हेरोइन के आदी लोगों के लिए पुनर्वास केंद्रों का एक संगठन है। 120 बेयोंसे ने थ्रिलर ऑब्सेस्ड में अली लार्टर और इद्रीस एल्बा के साथ अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 121 और इसने US बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। $20 मिलियन के बजट पर $68 मिलियन की कमाई की। कैडिलैक रिकॉर्ड्स 122 से $60 मिलियन अधिक। 123 52वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में बेयोंसे को 10 नामांकन प्राप्त हुए, जो एक महिला कलाकार द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक ग्रैमी नामांकन के लिए लॉरेन हिल के साथ बराबरी पर था। 124 बेयोंसे ने उन नामांकनों में से 6 जीते, एक महिला कलाकार द्वारा एक रात में जीते गए सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कारों के लिए 2004 में उनके द्वारा पहले से बराबरी किए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2010 में बेयोंसे ने लेडी गागा के एकल टेलीफोन में अतिथि गायन प्रदान किया। 125 126 यह गीत US पॉप सॉन्ग्स चार्ट में शीर्ष पर रहा, जो बेयोंसे और गागा दोनों के लिए छठा नंबर 1 बन गया, जो उन्हें 1992 में नीलसन टॉप 40 एयरप्ले चार्ट लॉन्च होने के बाद से सबसे अधिक नंबर 1 के लिए मारिया कैरी के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया। 127
बेयोंसे ने जनवरी 2010 में अपने संगीत करियर से ब्रेक की घोषणा की, अपनी मां की सलाह पर ध्यान देते हुए, जीवन जीने के लिए, फिर से चीजों से प्रेरित होने के लिए। 128, 129 ब्रेक के दौरान वह और उसके पिता व्यापारिक साझेदारों के रूप में अलग हो गए। 130, 131 बेयोंसे का संगीत ब्रेक 9 महीने तक चला और उन्होंने कई यूरोपीय शहरों, चीन की महान दीवार, मिस्र के पिरामिड, ऑस्ट्रेलिया, अंग्रेजी संगीत समारोहों और विभिन्न संग्रहालयों और बैले प्रदर्शनों का दौरा किया। 128, 132 ईट, प्ले, लव, एसेंस के लिए बेयोंसे द्वारा लिखी गई एक कवर स्टोरी जिसमें उनके 2010 के करियर ब्रेक का विवरण दिया गया था, ने उन्हें न्यूयॉर्क एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट्स से लेखन पुरस्कार जीता। शेष बैंड सदस्यों ने इंडिपेंडेंट वीमेन पार्ट आई रिकॉर्ड किया, जो 2000 की फिल्म चार्लीज एंजेल्स के साउंड ट्रैक पर दिखाई दिया। यह उनका सर्वश्रेष्ठ चार्टिंग एकल बन गया, जो लगातार 11 हफ्तों तक यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में शीर्ष पर रहा। 47, 2001 की शुरुआत में, जब डेस्टिनीज चाइल्ड अपना तीसरा एल्बम पूरा कर रहा था, बेयोंसे ने एमटीवी द्वारा निर्मित टेलीविजन फिल्म कार्मेन, ए हिप होपेरा में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अमेरिकी अभिनेता मैकी फिफर के साथ अभिनय किया। फिलाडेल्फिया में सेट, यह फिल्म फ्रांसीसी संगीतकार जॉर्जेस बिजेट द्वारा 19वीं सदी के ओपेरा कार्मेन की आधुनिक व्याख्या है। 56, जब मई 2001 में तीसरा एल्बम सर्वाइवर रिलीज हुआ, तो लक्केट और रॉबर्टसन ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि गाने उनके उद्देश्य से थे। 57, इस एल्बम ने अन्य नंबर 1 हिट बूटिलिशियस और शीर्षक ट्रैक सर्वाइवर को जन्म दिया, जिसके बाद समूह को एक युगल या गायन के साथ समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। 58, अक्टूबर 2001 में अपने हॉलिडे एल्बम 8 डेज ऑफ क्रिसमस को रिलीज करने के बाद, समूह ने एकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतराल की घोषणा की। 47, जुलाई 2002 में, बेयोंसे ने कॉमेडी फिल्म ऑस्टिन पॉवर्स इन गोल्ड मेंबर में माइक मायर्स के साथ फॉक्सी क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाते हुए अपनी नाटकीय फिल्म की शुरुआत की। 59, जिसने अपना पहला सप्ताहांत यूएस बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर बिताया और $73 मिलियन की कमाई की। 60, बेयोंसे ने वर्क इट आउट को अपने साउंडट्रैक एल्बम से प्रमुख एकल के रूप में रिलीज किया, जिसने यूके, नॉर्वे और बेल्जियम में शीर्ष 10 में प्रवेश किया। 61, 2003 में, बेयोंसे ने क्यूबा गुडिंग जूनियर के साथ संगीतमय कॉमेडी द फाइटिंग टेम्पटेशन में लिली के रूप में अभिनय किया, जो एक अकेली माँ है जिसके साथ गुडिंग का चरित्र प्यार में पड़ जाता है। 62, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसने अमेरिका में $30 मिलियन की कमाई की। 63, 64, बेयोंसे ने फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम से मुख्य एकल के रूप में फाइटिंग टेम्पटेशन रिलीज किया, जिसमें मिस्सी इलियट, एमसी लाइट और फ्री भी शामिल थे, जिसका इस्तेमाल फिल्म को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था। 65, साउंडट्रैक में बेयोंसे के एक और योगदान, समर टाइम, ने अमेरिकी चार्ट पर बेहतर प्रदर्शन किया। 66, 2003 से 2007, डेंजरसली इन लव, बी डे और ड्रीम गर्ल्स। एक महिला 2 पुरुष नर्तकों के बीच खड़ी है और एक हाथ में माइक्रोफोन थामे हुए नाच रही है। बेयोंसे ने बेबी बॉय गीत प्रस्तुत किया, जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर लगातार 9 सप्ताह तक नंबर 1 पर रहा। 67, बेयोंसे की पहली एकल रिकॉर्डिंग जेजेड के गीत 03 बोनी एंड क्लाइड पर एक फीचर थी, जिसे अक्टूबर 2002 में रिलीज किया गया था, जो यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर चौथे नंबर पर पहुंच गया था। 68, 14 जून 2003 को, बेयोंसे ने अपने पहले एकल संगीत कार्यक्रम और पेपरव्यू टेलीविजन स्पेशल फोर्ड प्रेजेंट्स बेयोंसे नोल्स फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइव फ्रॉम फोर्ड्स एक 7 वर्षगांठ समारोह डियरबॉर्न, मिशिगन के दौरान अपने पहले एकल एल्बम डेंजरसली इन लव के गीतों का प्रीमियर किया। 69, यह एल्बम 24 जून 2003 को मिशेल विलियम्स और केली रोलैंड द्वारा अपने एकल प्रयासों को रिलीज करने के बाद रिलीज किया गया था। 70, एल्बम ने अपने पहले सप्ताह में 3,17,000 प्रतियां बेचीं, बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर शुरुआत की। 71, और तब से दुनिया भर में इसकी 11 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। 72, एल्बम का प्रमुख एकल क्रेजी इन लव, जिसमें जेजेड शामिल हैं, यूएस में एकल कलाकार के रूप में बेयोंस का पहला नंबर 1 एकल बन गया। 73, एकल बेबी बॉय
भी नंबर 1 पर पहुंच गया। 67 और एकल, मी, माई सेल्फ एंड आई और नॉटी गर्ल दोनों शीर्ष 5 में पहुंच गए। 74 एल्बम ने बेयोंस को 46वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में रिकॉर्ड बराबरी वाले 5 पुरस्कार दिलाए। सर्वश्रेष्ठ समकालीन R&B एल्बम, डेंजरसली इन लव 2 इंच के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला R&B गायन प्रदर्शन, क्रेजी इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B गीत और सर्वश्रेष्ठ रैप संग सहयोग, और लूथर वैंड्रॉस के साथ द क्लोजर आई गेट टू यू। नवंबर 2003 में वह यूरोप में डेंजरसली इन लव टूर पर निकली और बाद में उत्तरी अमेरिका में वेरिजोन लेडीज फर्स्ट टूर के लिए मिस्सी इलियट और एलिसिया कीज के साथ दौरा किया। 76 1 फरवरी 2004 को बेयोंसे ने टेक्सास के ह्यूस्टन में रिलायंस स्टेडियम में सुपर बाउल सेट में अमेरिकी राष्ट्रगान का प्रदर्शन किया। 77 26 जून 2011 को वह 20 वर्षों में 2011 ग्लासटनबरी फेस्टिवल में मुख्य पिरामिड स्टेज को शीर्षक देने वाली पहली एकल महिला कलाकार बनी। 134 135 प्रदर्शन की सराहना की गई। कई प्रकाशनों ने लाइव कलाकार के रूप में नोल्स की क्षमताओं में वृद्धि को नोट किया। अन्य प्रकाशनों ने एक अश्वेत महिला के समान मंचों पर और समान भीड़ के आकार में प्रदर्शन करने के जवाब में यूके संगीत प्रतिष्ठान के ध्रुवीकृत रवैये पर चर्चा की, जो पहले विरासत रॉक कृतियों के लिए आरक्षित थे। 136 137 उसका चौथा स्टूडियो एल्बम 4 अमेरिका में 2 दिन पहले जारी किया गया था। 138 4 ने अपने पहले सप्ताह में 3,10,000 प्रतियां बेचीं और बिलबोर्ड 200 चार्ट के शीर्ष पर शुरुआत की, जिससे बेयोंसे को अमेरिका में उसका लगातार चौथा नंबर 1 एल्बम मिला। एल्बम के पहले इसके 2 एकल, रन द वर्ल्ड गर्ल्स और 74 125 139 चौथा एकल, लव ऑन टॉप लगातार 7 सप्ताह तक हॉट R&B हिप हॉप सॉन्ग्स चार्ट पर नंबर 1 पर रहा, जबकि बिलबोर्ड हॉट 100 पर 20वें स्थान पर पहुंचा, जो एल्बम का सबसे ऊंचा शिखर था। 140 2011 के अंत में उन्होंने 4 रातों के विशेष प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क के रोसलैंड बॉलरूम में मंच संभाला। 141 बियोंसे के साथ 4 इंटीमेट नाइट्स संगीत समारोहों में उनके 4 एल्बम का प्रदर्शन केवल एक खड़े कमरे में हुआ। 141 1 अगस्त 2011 को एल्बम को रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIAA द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया, जिसने खुदरा स्टोरों को 10 लाख प्रतियां भेजीं। 142 दिसंबर 2015 तक यह अमेरिका में 1.5 मिलियन प्रतियों की बिक्री तक पहुंच गया। 143 यह एल्बम 5 फरवरी 2018 को 1 बिलियन स्पॉटिफ स्ट्रीम तक पहुंच गया, जिससे बियोंसे पहली महिला कलाकार बन गईं जिनके 3 एल्बम मंच पर 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर गए। 144 145 146 2013 से 2014 सुपर बाउल क्शेल्वी बेयोंसे 2013 में सुपर बाउल क्शेल्वी हाफटाइम शो में परफॉर्म करती बेयोंसे। जनवरी 2013 में बेयोंसे ने वाशिंगटन DC में राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे उद्घाटन पर एक पूर्व रिकॉर्ड किए गए ट्रैक के साथ अमेरिकी राष्ट्रगान का गायन किया। 147 148 अगले महीने बेयोंसे ने न्यू ऑरलियंस में मर्सिडीज बेंज सुपरडोम में आयोजित सुपर बाउल क्शेल्वी हाफटाइम शो में प्रदर्शन किया। 149 यह प्रदर्शन 2,68,000 ट्वीट प्रति मिनट के साथ इतिहास में दूसरा सबसे अधिक ट्वीट किया जाने वाला क्षण है। 150 उनकी फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाइफ इज बट ए ड्रीम पहली बार 16 फरवरी 2013 को HBO पर प्रसारित हुई। 151 फिल्म का सहनिर्देशन खुद बेयोंसे ने किया था। 152 बेयोंसे ने 15 अप्रैल को सर्बिया के बेलग्रेड में द मिसेस कार्टर शो वर्ल्ड टूर की शुरुआत की। इस दौरे में 132 तारीखें शामिल थीं जो मार्च 2014 तक चलीं। यह उनके करियर का सबसे सफल दौरा और अब तक के सबसे सफल दौरों में से एक बन गया। 153 मई में द ग्रेट गैट्सबी साउंड ट्रैक पर एंड्रे 3000 के साथ एमी वाइनहाउस के बैक टू ब्लैक के बेयोंसे के कवर को रिलीज किया गया था। 154 बेयोंसे ने 24 मई को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई 3D CGI एनिमेटेड फिल्म एपिक में क्वीन तारा की आवाज दी। 155 और फिल्म के लिए एक मूल गीत राइज अप रिकॉर्ड किया, जिसे सिया के साथ सहलिखा गया था। 156 13 दिसंबर 2013 को बेयोंसे ने अप्रत्याशित रूप से बिना किसी पूर्व घोषणा या प्रचार के iTunes स्टोर पर अपना 5वां स्टूडियो एल्बम रिलीज किया।
एल्बम ने बिलबोर्ड 200 चार्ट में शीर्ष पर शुरुआत की, जिससे बेयोंसे को अमेरिका में लगातार 5वां नंबर 1 एल्बम मिला। 157 इसने उन्हें चार्ट के इतिहास में पहली महिला बना दिया जिनके पहले 5 स्टूडियो एल्बम नंबर 1 पर शुरू हुए। 158 बेयोंसे को आलोचकों की प्रशंसा, 159 और व्यावसायिक सफलता मिली। 6 दिनों में दुनिया भर में 1 मिलियन डिजिटल प्रतियां बिकीं। 160 संगीत की दृष्टि से एक इलेक्ट्रो R&B एल्बम, यह उनके काम में पहले से अनदेखे गहरे विषयों से संबंधित है, जैसे बुलिमिया, प्रसवोत्तर अवसाद और शादी और मातृत्व के डर और असुरक्षाएं। 161 जेजेड की विशेषता वाला एकल ड्रंक इन लव बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 162 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री IFPI के अनुसार बेयोंसे ने दुनिया भर में 2.3 मिलियन यूनिट बेची, जो 2013 की 10वीं सबसे अधिक बिकने एल्बम एल्बम बन गई। 163 यह एल्बम 2014 का 20वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम भी बन गया। 164 नवंबर 2014 तक बेयोंसे ने दुनिया भर में 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं और मार्च 2015 तक 1 बिलियन से अधिक स्ट्रीम उत्पन्न की हैं। 165 फरवरी 2015 में 57वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में बेयोंसे को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, अंततः 3 जीते। सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन और ड्रंक इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B गीत और बेयोंसे के लिए सर्वश्रेष्ठ सराउंड साउंड एल्बम। 166 167 अप्रैल 2014 में बेयोंसे और जेजेड ने आधिकारिक तौर पर अपने ऑन द रन टूर की घोषणा की। यह युगल का पहला सशीर्षक स्टेडियम दौरा था। 168 24 अगस्त 2014 को उन्हें 2014 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में माइकल जैक्सन वीडियो वैंगार्ड अवार्ड मिला। बेयोंसे ने 3 प्रतिस्पर्धी पुरस्कार भी जीते, सोशल मैसेज वाला सर्वश्रेष्ठ वीडियो और प्रिटी हर्ट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, साथ ही ड्रंक इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोग। 169 नवंबर में फोर्ब्स ने बताया कि बेयोंसे लगातार दूसरे वर्ष संगीत में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थीं। उन्होंने वर्ष में $115 मिलियन कमाए, जो 2013 में उनकी कमाई से दोगुना से भी अधिक था। 170 2015 से 2017 लेमोनेड और फॉर्मेशन वर्ल्ड टूर। जैसे ही रेनेसां रिलीज हुआ, बेयोंसे ने घोषणा की कि यह एल्बम एक त्रय की पहली किस्त थी जिसे उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान 3 वर्षों में कल्पना की और रिकॉर्ड किया। एक समय जिसे उन्होंने अपना सबसे रचनात्मक अवधि पाया। 240 235 3 रिकॉर्ड की गई परियोजनाओं को रोमन अंकों के तहत कृतियों में नामित किया गया है। 241 रिलीज होने पर रेनेसां को आलोचकों से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। 242 रेनेसां ने बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 पर शुरुआत की, जिससे वह पहली महिला कलाकार बन गईं जिनके पहले 7 स्टूडियो एल्बम संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 पर शुरू हुए। 243 ब्रेक माई सोल समवर्ती रूप से बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंच गया। कनाडाई रैपर ड्रेक के साथ मिलकर लिखे गए गीत हीटेड में मूल रूप से स्पेजिन ऑन दैट एस स्पेज ऑन दैट एस के बोल शामिल थे। कई विकलांगता चैरिटी और कार्यकर्ताओं सहित आलोचकों ने तर्क दिया कि स्पैज शब्द स्पास्टिक डिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी के एक रूप के लिए अपमानजनक शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। जवाब में अगस्त 2022 में बेयोंसे के एक प्रतिनिधि ने एक बयान जारी किया और बताया कि शब्द जानबूझकर हानिकारक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे बदल दिया जाएगा। 245 246 21 जनवरी 2023 को बेयोंसे ने दुबई में एक निजी शो में प्रदर्शन किया। 247 यह प्रदर्शन, जो 4 से अधिक वर्षों में उनका पहला पूर्ण संगीत कार्यक्रम था, प्रभावशाली लोगों और पत्रकारों के दर्शकों के सामने पेश किया गया। 248 बेयोंसे को प्रदर्शन करने के लिए कथित तौर पर $24 मिलियन का भुगतान किया गया था। 249 बेयोंसे को संयुक्त अरब अमीरात में प्रदर्शन करने के अपने फैसले के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां समलैंगिकता अवैध है। 249 248 250 1 फरवरी को बेयोंसे ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तारीखों के साथ पुनर्जागरण विश्व दौरे की घोषणा की। 251 जो कम अवधि के लिए एक महिला कलाकार द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाला दौरा बन गया।
252 28 जुलाई को बेयोंसे रैपर ट्रेविस स्कॉट के एल्बम यूटोपिया के दूसरे एकल डेल रेस्टो इकोज में दिखाई दीं, जो अंततः बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर उनके करियर की एक सवीन उपस्थिति बन गई, जिसमें डेस्टिनीज चाइल्ड, उनका एकल करियर और संगीत जोड़ी द कार्टर्स शामिल हैं। 253 30 नवंबर 2023 को बेयोंसे ने डॉक्यूमेंट्री कॉन्सर्ट फिल्म रेनेसां ए फिल्म बाय बेयोंसे जारी की, जिसे फिल्म वितरक AMC थिएटर्स के सहयोग से उनके द्वारा लिखा, निर्देशित और निर्मित किया गया। यह फिल्म बेयोंसे के रेनेसां वर्ल्ड टूर के विकास और निष्पादन को दर्शाती है और इसमें अंत में नया गीत माई हाउस शामिल है। 254 फरवरी 2024 में बेयोंसे ने अपना हेयर केयर ब्रांड सेक्रेड लॉन्च किया। 255 11 फरवरी 2024 को सुपर बाउल वी के लिए वेरिजोन के साथ एक साझेदार विज्ञापन के तुरंत बाद उसने अपनी त्रयी परियोजना की दूसरी किस्त की घोषणा की और इसके पहले 2 गाने टेक्सास होल्ड एम और 16 कैरेज जारी किए। 256 टेक्सास होल्ड एम उनके करियर का सर्वोच्च चार्ट डेब्यू बन गया, उनका नवा एकल नंबर 1 और बिलबोर्ड हॉट 100 पर सभी क्रेडिट में उनका 13वां स्थान था। 12 मार्च 2024 को उन्होंने एल्बम का शीर्षक काउबॉय कार्टर की घोषणा की। 257 258 एक देश और सुसमाचारयुक्त रिकॉर्ड, इसे 29 मार्च को आलोचकों से सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ जारी किया गया था और इसमें टानर एडेल और उनकी बेटी रूमी कार्टर, माइली साइरस, टिएरा कैनेडी, विली जोन्स, पोस्ट मेलोन, लिंडा मार्टेल, विली नेल्सन, शबूजी, ब्रिटनी स्पेंसर, डॉली पार्टन और रेना रॉबर्ट्स जैसे कलाकारों के साथ सहयोग शामिल है। 259 जुलाई 2024 में NBC ने पेरिस, फ्रांस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कवरेज के लिए बेयोंसे को शामिल करते हुए 2 प्रचार विज्ञापन जारी किए। 260 काउबॉय कार्टर के गाने या और जस्ट फॉर फन पर सेट उन्होंने क्रमशः संपूर्ण USA ओलंपिक टीम और स्वर्ण पदक विजेता जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को पेश किया। 261 262 20 अगस्त को बेयोंसे ने सर डेविस की घोषणा की, जो मोएट हेनेसी के सहयोग से एक व्हिस्की है जिसे सालों पहले विकसित किया गया था और मास्टर डिस्टिलर डॉ बिल लम्सडेन के साथ सहस्थापित किया गया था। 263 अक्टूबर 2024 में लेवी ने बेयोंसे के साथ रीइमेजिन शीर्षक से 4 भाग का वैश्विक अभियान शुरू किया। 264 बेयोंसे अभिनीत पहले विज्ञापन ने 1 महीने से भी कम समय में 2.4 बिलियन इम्प्रेशन प्राप्त किए। 265 बेयोंसे ने मुफासा द लायन किंग के लिए नाला के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो 2019 रीमेक का प्रीक्वल है, जिसे दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाएगा। 266 14 अप्रैल 2018 को बेयोंसे ने कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम के रूप में 2 सप्ताहांतों में से पहले सप्ताहांत में प्रस्तुति दी। 14 अप्रैल के उनके प्रदर्शन, जिसमें 1,25,000 फेस्टिवल गोअर शामिल हुए, की तुरंत प्रशंसा की गई। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे ऐतिहासिक बताया। यह प्रदर्शन पहले सप्ताहांत का सबसे ज्यादा ट्वीट किया जाने वाला प्रदर्शन बन गया, साथ ही यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव कोचेला प्रदर्शन और यूट्यूब पर अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव प्रदर्शन बन गया। इस शो ने अश्वेत संस्कृति, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से अश्वेत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को श्रद्धांजलि दी और इसमें 100 से अधिक नर्तकियों के साथ एक लाइव बैंड दिखाया गया। डेस्टिनीज चाइल्ड भी शो के दौरान फिर से शामिल हुआ। 203 204 6 जून 2018 को बेयोंसे और उनके पति जेजेड ने यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ में ऑन द रन टू टूर की शुरुआत की। 10 दिन बाद अपने अंतिम लंदन प्रदर्शन में इस जोड़ी ने अपना संयुक्त स्टूडियो एल्बम एवरीथिंग इज लव लॉन्च किया, जिसका श्रेय द कार्टर्स को जाता है, और शुरुआत में यह सिर्फ टाइडल पर उपलब्ध था। इस जोड़ी ने बेयोंसे के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एल्बम के प्रमुख एकल एपेशिट का वीडियो भी जारी किया। 205 206 एवरीथिंग इज लव को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 207 और 1,23,000 एल्बम समतुल्य इकाइयों के साथ यूएस बिलबोर्ड 200 पर दूसरे नंबर पर शुरुआत की, जिसमें से 70,000 शुद्ध एल्बम बिक्री थी। 208 2 दिसंबर 2018 को बेयोंसे ने जेजेड के साथ मिलकर ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल मंडेला 100 में मुख्य भूमिका निभाई, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एफएमबी स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
209 उनके 2 घंटे के प्रदर्शन में ऑन द रन टू टूर जैसी अवधारणाएं थीं और बेयोंसे को उनके आउटफिट्स के लिए सराहा गया, जिसने अफ्रीका की विविधता को श्रद्धांजलि दी। 210 2019 में द लायन किंग के यूरोपीय प्रीमियर में बेयोंसे होमकमिंग, ए फिल्म बाय बेयोंसे, एक डॉक्यूमेंट्री और कॉन्सर्ट फिल्म है जो बेयोंसे के ऐतिहासिक 2018 कोचेला प्रदर्शनों पर केंद्रित है। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 17 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया था। 212 फिल्म के साथ सरप्राइज लाइव एल्बम होमकमिंग, द लाइव एल्बम भी था। 213 बाद में बताया गया कि बेयोंसे और नेटफ्लिक्स ने 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए $60 मिलियन का करार किया है, जिनमें से एक होमकमिंग है। 214 होमकमिंग, ए फिल्म बाय बेयोंसे को 71वें प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में 6 नामांकन मिले। 215 बेयोंसे ने जुलाई 2019 में रिलीज हुई रीमेक द लायन किंग में नाला की आवाज के रूप में अभिनय किया। 216 बेयोंसे को 11 जुलाई 2019 को रिलीज हुई फिल्म के साउंड ट्रैक में दिखाया गया है, जिसमें डोनाल्ड ग्लोवर, बिली आयशर और सेठ रोजेन के साथ कैन यू फील द लव टुनाइट गाने का रीमेक है, जिसे मूल रूप से एल्टन जॉन ने कंपोज किया था। 217 बेयोंसे द्वारा फिल्म का एक मूल गीत स्पिरिट, साउंड ट्रैक और द लायन किंग द गिफ्ट दोनों से प्रमुख एकल के रूप में रिलीज किया गया था, एक साथ ही एल्बम जिसे फिल्म के साथ रिलीज किया गया था, जिसे बेयोंसे द्वारा निर्मित और क्यूरेट किया गया था। 219 बेयोंसे ने द लायन किंग द गिफ्ट को सोनिक सिनेमा कहा। उन्होंने कहा कि यह एल्बम R&B, पॉप, हिप हॉप, GQM और एफ्रो बीट से प्रभावित है। 220 गाने अफ्रीकी निर्माताओं द्वारा निर्मित किए गए थे, जिसके बारे में बेयोंसे ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रामाणिकता और दिल उनके लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि फिल्म अफ्रीका में सेट है। 218 उसी वर्ष सितंबर में द लायन किंग द गिफ्ट के विकास, उत्पादन और शुरुआती संगीत वीडियो फिल्मांकन का वर्णन करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री बेयोंसे प्रेजेंट्स मेकिंग द गिफ्ट ABC पर प्रसारित की गई थी। 221 मार्च 2020 में बेयोंसे द्वारा अपने स्विमिंग पूल में खींची गई एक तस्वीर को रैपर जे इलेक्ट्रॉनिका के बहुप्रतीक्षित डेब्यू एल्बम ए रिटेन टेस्टिमनी के एल्बम कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 222 उसी वर्ष अप्रैल में बेयोंसे को मेगन थी स्टैलियन के गीत सैवेज के रीमिक्स में दिखाया गया था, जो वर्ष के लिए उनका पहला संगीत रिलीज था। 223 यह गीत बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंच गया, जो सभी कृतियों में ऐसा करने वाला बेयोंसे का 11वां गीत था। 224 19 जून 2020 को बेयोंसे ने गैर लाभकारी चैरिटी सिंगल ब्लैक परेड रिलीज किया। 226 द लायन किंग द गिफ्ट के संगीत पर आधारित विजुअल एल्बम ब्लैक इज किंग का प्रीमियर 31 जुलाई 2020 को डिज्नी प्लस पर वैश्विक स्तर पर हुआ। डिज्नी और पार्कवुड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म का लेखन, निर्देशन और कार्यकारी निर्माण बेयोंसे ने किया था। फिल्म को डिज्नी द्वारा ब्लैक अनुभव पर दुनिया के लिए एक जश्न मनाने वाला संस्मरण के रूप में वर्णित किया गया था। 227 बेयोंसे को 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में सबसे अधिक नामांकन 9 और सबसे अधिक पुरस्कार 4 मिले, जिसने उन्हें ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कृत गायिका, सबसे अधिक पुरस्कृत महिला कलाकार और दूसरी सबसे अधिक पुरस्कृत कलाकार बना दिया। 228 2021 में बेयोंसे ने जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बी अलाइव नामक एक गीत लिखा और रिकॉर्ड किया। 230 2022 वर्तमान पुनर्जागरण और काउबॉय कार्टर बेयोंसे 2023 में रेनेसां वर्ल्ड टूर में प्रस्तुति देंगी। 27 मार्च 2022 को बेयोंसे ने 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में बी अलाइव का प्रदर्शन किया। मित्र और पूर्व सहयोगी फातिमा रॉबिन्सन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए बेयोंसे को कॉम्पिटेंट टेनिस कोर्ट पर प्रदर्शन करने के लिए सराहना मिली, जहां वीनस और सेरेना विलियम्स ने अपने बचपन में अभ्यास किया था, न कि आयोजन स्थल पर। 232 9 जून 2022 को बेयोंसे ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीरें हटा दीं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वह नया संगीत जारी करेगी। 233
कुछ दिनों बाद बेयोंसे ने अपने गैरलाभकारी बेगुड के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अपने आगामी 7वें स्टूडियो एल्बम पर संकेत देते हुए और अधिक अटकलें लगाईं। 234 15 जून 2022 को बेयोंसे ने आधिकारिक तौर पर अपने 7वें स्टूडियो एल्बम की घोषणा की, जिसका शीर्षक रेनेसां था। 235 रेनेसां का प्रमुख एकल ब्रेक माई सोल 20 जून 2022 को जारी किया गया था। 236 एल्बम 29 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। 237 238 ब्रेक माई सोल बिलबोर्ड हॉट 100 पर बेयोंसे का 20वां शीर्ष 10 एकल बन गया, जिसने उन्हें हॉट 100 के इतिहास में पॉल मैकार्टनी और माइकल जैक्सन के साथ शामिल कर दिया, जिन्होंने एकल कलाकार के रूप में कम से कम 20 शीर्ष 10 और समूह के सदस्य के रूप में 10 शीर्ष 10 हासिल किए। 239 डेंजरसली इन लव की रिलीज के बाद बेयोंसे ने कई बचे हुए ट्रैक का उपयोग करके एक फॉलोअप एल्बम बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि इसे रोक दिया गया ताकि वह डेस्टिनीज चाइल्ड के अंतिम स्टूडियो एल्बम डेस्टिनी फुलफिल्ड की रिकॉर्डिंग पर ध्यान केंद्रित कर सके। 15 नवंबर 2004 को अमेरिका में रिलीज हुई 79 और बिलबोर्ड 200 पर दूसरे नंबर पर पहुंची 80, 81 डेस्टिनी फुलफिल्ड में एकल लूज माई ब्रीथ और सोल्जर शामिल थे, जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर शीर्ष 5 पर पहुंच गए। 82 डेस्टिनीज चाइल्ड ने मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित डेस्टिनी फुलफिल्ड एंड लविन इट नामक एक विश्वव्यापी संगीत कार्यक्रम का दौरा किया। 83 और नो 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 सर्वाइवर से माई नेम, इंडिपेंडेंट वीमेन और लूज माई ब्रीथ जैसे गीतों का प्रदर्शन किया। समूह की रिकॉर्ड की गई सामग्री के प्रस्तुतिकरण के अलावा उन्होंने प्रत्येक गायक के एकल करियर के गीतों का भी प्रदर्शन किया, जिसमें डेंजरसली इन लव के नंबर शामिल थे। 11 जून 2005 को बार्सिलोना में अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम पड़ाव के दौरान रोलैंड ने घोषणा की कि डेस्टिनीज चाइल्ड दौरे के उत्तरी अमेरिकी चरण के बाद भंग हो जाएगा। 84 समूह ने अपना पहला संकलन एल्बम नंबर 1 25 अक्टूबर 2005 को अमेरिका में जारी किया। 87 88 बेयोंस का दूसरा एकल एल्बम बीडे 4 सितंबर 2006 को अमेरिका में उनके 25वें जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। 89 इसने अपने पहले सप्ताह में 5,41,000 प्रतियां बेचीं और बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर पहुंच गया, जो बेयोंस का संयुक्त राज्य अमेरिका में लगातार दूसरा नंबर 1 एल्बम बन गया। 90 एल्बम का प्रमुख एकल डेजा वू, जिसमें जेजर शामिल था, बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर शीर्ष 5 पर पहुंच गया। 74 दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एकल इर्रेप्लेसेबल दुनिया भर में व्यावसायिक रूप से सफल रहा, जो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 पर पहुंच गया। 74 91 बीडे ने 3 अन्य एकल भी तैयार किए, रिंग द अलार्म 92 गेट मी बॉडीड 93 और ग्रीन लाइट केवल यूनाइटेड किंगडम में जारी। 94 एक महिला माइक्रोफोन के साथ खड़ी है। 2007 में द बेयोंसे एक्सपीरियंस टूर के दौरान प्रदर्शन करती बेयोंसे 49वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2007 में बीडे को 5 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ समकालीन R&B एल्बम, रिंग द अलार्म के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला R&B गायन प्रदर्शन और डेजा वू के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B गीत और सर्वश्रेष्ठ रैप गायन सहयोग शामिल हैं। रैप के बिना डेजा वू के फ्रीमेसन क्लब मिश्रण को सर्वश्रेष्ठ रीमिक्स रिकॉर्डिंग गैरशास्त्रीय श्रेणी में आगे रखा गया था। बीडे ने सर्वश्रेष्ठ समकालीन R&B एल्बम का पुरस्कार जीता। 95 अगले वर्ष बीडे को 2 नामांकन मिले, इर्रेप्लेसेबल के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और ब्यूटीफुल लायर शकीरा के साथ। दोस्तों ये एक म्यूजिकल एडवेंचर मूवी है और ये अभी रिलीज़ की गई है। मैं आपको रिलीजिंग डेट के बाद एक दस बताऊँ तो 9 दिसंबर 2024 को डॉल्बी थिएटर में इसे रिलीज़ किया गया और 20 दिसंबर 2024 को इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ कर दिया गया। साथ ही साथ इंडिया में भी रिलीजिंग डेट यही थी और मूवी की रनिंग लेंथ 118 मिनट है। IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 6.6 की हमें देखने को मिली है। बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट 200 मिलियन का है। जी हाँ दोस्तों, 200 मिलियन के बजट के अंदर इस मूवी ने जो कलेक्शन दिया है अभी
अब तक जो निकल कर आया है 2 दिनों का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 150 एक तरह से $0.6 मिलियन एक तरह से डॉलर का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। मूवी को हिट बनाने की काफ़ी है और रिकवरी तो बहुत अच्छी खासी है, मूवी कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिन के अंदर ये फुल्ली रिकवर अपना बजट कर लेगी। और बाकी ये OTT प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें देखने को मिलेगी। बहुत जल्द हमें एक तरह से उसी OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी डिज्नी की मूवीज़ सारी उस पर देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पर जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।